नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों, अपने चल रहा था आपके लेवल फर्स्ट प्री का पर्यावरण, और उसमें अपन ने स्टार्ट कर दिया था आपके कौन सा टॉपिक, परिवार टॉपिक। तो परिवार टॉपिक की परिभाषाएं देख ली थी, विशेषताएं देख ली थी, और कुछ आपकी स्पेशल बातें देख ली थी, संख्या के आधार पर परिवार देख लिया था। और मुख्यतः आपके दो प्रकार का, और कौन कौन सा, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो लीजिए दोस्तों, अब कुछ एक बातें करते हैं आगे। यानी अपन ने देखा था कि मुख्यतः आपके संख्या के आधार पर परिवार, किसके, संख्या के आधार पर परिवार। और अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों इसको कितने भागों में, दो भागों में पढ़ते हैं मुख्यतः। और एक आपका कौन सा, एकल परिवार, कौन सा, एकल परिवार। और दूसरा कौन सा आपका, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। क्या इतनी बातें सब विद्यार्थी को एकदम क्लियर है क्या? चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कि विशेषताओं की अपन ने बातें कर ली थी आपके, कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या क्या इसकी मेन महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपके कौन सा, एकल परिवार ले लीजिए। कौन सा, एकल परिवार। इस परिवार को पहले दोस्तों अपने बोला जाता है कौन सा, न्यूक्लियर फैमिली। कौन सा, न्यूक्लियर फैमिली। और जितने भी लेवल फर्स्ट के साथी हैं, एक बार पर्यावरण को आप निश्चिंत होकर आराम से इनको देख लीजिए वीडियोस को, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली, एकल फैमिली होती है, इसका सीन आपकी क्या रहता है, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट आपकी बात करूंगा। सबसे पहले विशेष बात कि ये जो आपके एकल परिवार होता है, इसके अंदर आपके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, पति पत्नी व इनके अविवाहित बच्चे, पति पत्नी व इनके कौन से, अविवाहित बच्चे। कौन से बच्चे, अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ये जो अविवाहित बच्चे होते हैं ना, ये किस पे आश्रित होते हैं, ये माता पिता पे आश्रित होते हैं। किस पे आश्रित, माता पिता पे आश्रित होते हैं। अगली विशेष बात देखो एकल परिवार की, ये जो अपने एकल परिवार है, ये वर्तमान के युग की बहुत विशेष बातें हो चुकी है। और बात करें कि वर्तमान के औद्योगिक युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, एकल परिवार। तो अगली विशेष बात, वर्तमान के औद्योगिक परिवारों की प्रमुख विशेषता। और ये विशेषता कौन सी हो गई अपने, एकल परिवार हो गए। कौन से परिवार, एकल परिवार। क्योंकि आपको पता दोस्तों कि वर्तमान के अंदर जो व्यक्ति, माता पिता एकल परिवार में इतनी ज्यादा बिजी हो गए हैं कि माता पिता दोनों अपने काम में व्यस्त है और बच्चों पे प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं दे पाते। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो एकांकीपन का शिकार हो जाते हैं। किसके, एकांकीपन के शिकार हो जाते हैं। उनका पूर्ण जो आपके शारीरिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। क्योंकि गांव के बच्चों को आप देखोगे, जब आपके दादा दादी के पास रहेंगे, संयुक्त परिवार में रहेंगे, तो बच्चों का जो बाल विकास है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन जब वही बच्चे आपके एक जगह, एक कमरे में, एक बिल्डिंग के अंदर पैक कर दिए जाते हैं, और जिनको ओनली फॉर बचपन के नाम पे 2.5 साल की उम्र में स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में डाल के, और माता पिता उनको स्कूलों में छोड़कर खुद काम पे चले जाते हैं, और आने के बाद फिर वापस वहां से फ्री होते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं, उन बच्चों को एक तरीके से आपके सूचनाओं का ठेला बनाने में लगे हुए हैं। क्या बनाने में, सूचनाओं का थैला बनाने में। तो एकल परिवार में बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों, क्योंकि उनका जो बाल विकास होना बचपन का, वो सही रूप से, प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। और बचपन के अंदर ही आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी बना दी लोगों ने कि जैसे बच्चा 2.5 साल का हो, उसको सीधे काम पे भेज दो, स्कूल भेज दो। अब यहां से बात करें कि जैसे बच्चा आपके एकल परिवार में रह रहा है, तो बच्चे के अंदर एकांकीपन की भावना आती है। किसकी, एकांकीपन की भावना आती है, जिससे फिर बच्चा प्राय अपने जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनके बारे में नहीं समझ पाता है कि दादा दादी के बीच में कैसा प्रेम होता है, दूसरे रिश्तेदारों के बीच में कैसा प्रेम होता है। क्योंकि बच्चा हमेशा कैसा रहता है, अकेला रहता है। और जब माता पिता बच्चे के घर पे वापस आते हैं, तो आने के बाद में दोनों एक दूसरे, यानी दोनों माता पिता उसके फोन चलाने में या किसी दूसरी एक्टिविटी में बिजी होते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि बच्चा जाता है पहले मम्मी के पास, तो मम्मी दे चाटे पापा के पास भेज देती, फिर पापा उसके 2 चाटे देके, फिर बच्चा अकेला मायूस होके न मम्मी की तरफ न पापा की तरफ अकेला जाके कोने में बैठ जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि एकल परिवार में बच्चों का जो मूलतः अपन बाल विकास जिसको बोलते हैं, बाल विकास तो गांव में इस तरह होता है भाई, जब तक गोडे वोडे छुला के नहीं आओ, दो चार चक्कर टायर लेके गांव में नहीं काट के आओ ना छुट्टी के बाद में, और एक बार जब छुट्टी लगने के बाद में फिर चाय की वो आती है ना थर्मस, उसको खेत में नहीं लेके जाओ, तब तक तो बाल विकास पूरा माना ही नहीं जाता है। छोटे मोटे काम तो ऐसे छोटे बच्चे करते रहते हैं घर पे, ये वाला से मतलब बच्चों का वास्तविक रूप से अगर देखो आप, तो बच्चों के लिए जो अच्छा आपके फैमिली कौन सा माना जाता है, यानी संयुक्त परिवार। और एकल परिवार के अंदर विशेष बातें दोस्तों आपकी कौन सी, कि बच्चों में एकांकीपन की भावना से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें जो पारिवारिक संबंध है उनकी समझ नहीं बन पाती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगली विशेष बात कौन सी है कि परिवार का ये सबसे छोटा रूप है, परिवार का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है कौन सा, ये आपके एकल परिवार का सबसे छोटा रूप है। और अगली विशेष बात करें, ये बच्चे बिल्कुल, इनकी एक विशेष बात बताना चाहूंगा मैं, जो एकल परिवार के बच्चे हैं इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी वाली होती है, तगड़ी वाली। ये बच्चे क्या करते हैं कि बचपन से ही जब माता पिता अगर कहीं बाहर चले जाएं, तो वास्तव में इनको बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो खुद को करने पड़ते हैं। और वही बात करें कि संयुक्त परिवारों में ऐसी उनका नौबत आती नहीं, क्योंकि परिवार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सदस्य होते हैं, तो कोई ना कोई उन बच्चों का वो काम कर देता है। जबकि एकल परिवार में माता पिता अकेले होते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर उन बच्चों को अपना खुद का काम स्वयं करना पड़ता है, जिससे बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। क्या होती है निर्णय लेने की क्षमता, क्या होती है आत्मनिर्भरता की आपके क्षमता विकसित होती है। तो लीजिए, यानी ये विशेषता कौन सी है दोस्तों। तो पहले दोस्तों बात करें कि बच्चों में, एकल परिवार के बच्चों में आत्मनिर्भरता, बच्चों में आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, विकास हो जाता है, समझे ना। मतलब जो एकल परिवार के बच्चे हैं इनमें आत्मनिर्भरता व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगली विशेष बात देखो, ये बच्चे प्राय अकेले रहते हैं, तो इनमें एकांकीपन और पारिवारिक संबंधों की अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इधर देखो प्राय ये बच्चे कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं। ओके, प्राय एकल परिवार के बच्चे, ये बच्चे प्राय अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो ये पारिवारिक संबंधों के बारे में, किसके बारे में, पारिवारिक संबंधों में अधिक नहीं जुड़ पाते हैं, अधिक नहीं जुड़ पाते हैं। समझ गए ना, यानी ये प्राय अकेले रहते हैं, पारिवारिक संबंधों से नहीं जुड़ पाते हैं। तो फिर इनमें बहुत सारे आपके जो क्या बोलते हैं उनको, यानी जो आपके अवगुण भी पाई जाते हैं। तो विशेषता आपके, अगर बच्चा अकेला रहेगा, पारिवारिक संबंधों को नहीं समझ पाएगा, तो फिर अगर वो महत्व नहीं समझ पा रहा परिवार के संबंधों के बारे में, तो उनको दादा दादी के प्रेम से भी वंचित रहते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, परिवार के प्रति लगाव कम होता है। क्या होता है, परिवार के प्रति लगाव कम होता है। और जब ये समझ नहीं पाता है, तो दादा दादी के प्रेम से भी वंचित रहता है। भाई बालक क्या रहता है, दादा दादी के प्रेम से वंचित रहते हैं, वंचित रहते हैं, बिल्कुल राइट बात है। इसके अलावा विशेष बात कौन सी है कि ये सदस्य, परिवार के सदस्य के प्रति इनका लगाव कम होता है। तो अगली विशेष बात, इनका परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव कम होता है। क्या होता है, लगाव कम होता है। क्या इतना सबके क्लियर है। चलिए अगली विशेष बात करें एकल परिवार की, तो अपने जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है, जब बच्चा बिल्कुल अकेला रह रहा है, तो बच्चा एकांकीपन की भावना से ग्रसित रह रहा है, तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता है। तो बात करें पहले दोस्तों कि बच्चे एकांकीपन के कारण अकेले रह जाते हैं, जिसके कारण उनका शारीरिक
शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास बाधित होता है। क्या होता है? शारीरिक व मानसिक विकास क्या होता है? बाधित होता है। अच्छा, सबके क्लियर है? ओके। अब यहां से बात करें कि वर्तमान के जो आधुनिक औद्योगिक परिवार है या औद्योगिक नगर है, इनकी सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है आपके? यानी ये आपका एकल परिवार। और देख लो कि एकल परिवार जो संख्या में बढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? तो बात करें कि नगरीकरण, कौन सा? नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। एकल परिवारों की क्या हो रही है? संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। दैट इज क्लियर सबके भी? ये आपके कौन सी विशेषताएं होगी? एकल परिवार की। तो इतनी विशेषताएं आप अपने जहन में रख लेना, बाकी आपको एकल परिवार में इनके अलावा दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप सबको आपको ये बातें समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, अगली बात करेंगे अपन किसके बारे में? संयुक्त परिवार के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त परिवार में। तो लीजिए, आपका दूसरा प्रकार कौन सा परिवार का? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसको आप बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। कौन सा? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली। लीजिए भाई, अब ज्वाइंट फैमिली की विशेष बात कौन सी पड़े? कि कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ में रहनी चाहिए। ज्वाइंट फैमिली की पहली बात ही कौन सी है? कि संयुक्त परिवार में ऐसा परिवार जिसमें, ऐसा परिवार, ऐसा परिवार जिसमें, जिसमें कम से कम, वाह क्या बात है, जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो। कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो, एक साथ रहती हो। क्या सबके क्लियर? 3 पीढ़ी एक साथ रहने से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है? एकदम आपके फुल वाले फैमिली के मेंबर होते हैं, आराम से एक महिला तो परिवार के अंदर सुबह से लेकर शाम तक रोटियां बनाती रहती है, और उसका वही सीजन पूरे साल भर चलता है। यानी बात करें प्यारे दोस्तों कि अपना जो संयुक्त परिवार है, इसको ऐसा बोला जाता है कि ये आपके जो उधार का ठेला बोलते हैं ना अपन जिसको, भाई मतलब अगर वास्तविक रूप से विशेषताओं में एक और बात देखी जाए तो आलसियों का समूह भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आलसियों का समूह। क्योंकि जब संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो व्यक्तियों को लगता है कि शायद इस काम को वो व्यक्ति कर ले, या वो कर लेगा, या वो कर लेगी, ये वाला सीन रहता है। तो संयुक्त परिवार के बहुत सारे फायदे भी है तो बहुत सारे नुकसान भी है। तो देखते हैं वर्तमान के अंदर अपने किसकी संख्या कम पाई जाती है? संयुक्त परिवारों के। अधिकतर अपने कौन से परिवार पाई जाते हैं? एकल परिवार। अब देखते हैं कि इसकी विशेष बातें कौन सी है। कि जैसे बात करें कि 3 पीढ़ियां कम से कम एक साथ रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो, दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी के बाद में अगली पीढ़ी कौन सी आएगी? माता पिता, माता पिता। और फिर इसके बाद में कौन सी? माता पिता की संतानें, माता पिता की संतानें। हो गए नहीं 3 पीढ़ी? ज्यादा कितनी भी हो सकती है? हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे अंकल भी हो तो अंकल की, आपके आंटी जी के बच्चे भी हो सकते हैं, है ना? तो आपके सिस्टम लंबा चौड़ा हो सकता है। तो यानी अगर अपन बात करें कि जैसे माता पिता और उनके बच्चे शामिल होंगे तो ये तो आपका एकल परिवार हो जाएगा। यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 पीढ़ियां होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। ओके। अब अगली बात करें कि इसमें जो संयुक्त परिवार होता है, इसमें घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। क्या होता है? परिवार का मुखिया होता है। बिल्कुल राइट बात है जी, मुखिया होता है। यानी जो आपके परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति होगा संयुक्त परिवार में, वो संपूर्ण फैमिली का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर जींबा चोटबा का नाम आए तो वे दादाजी को बोलो भाई, जो सबसे बड़े व्यक्ति। सही बात है, बिल्कुल। यानी बात करें कि आपके संयुक्त परिवार में जो मेन कार्यकर्ता होता है, जो आपका मुखिया होता है, उस उम्र में सबसे बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? परिवार का मुखिया कहलाता है। सभी व्यक्तियों को उसकी बात माननी पड़ेगी। चलिए, अब एक विशेष बात और कौन सी है कि सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक ही रसोई का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। सभी व्यक्ति एक ही रसोई का, एक ही रसोई का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। बिल्कुल राइट बात है जी, ग्रहण करते हैं। यानी व्यक्ति एक ही रसोई का बना हुआ भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसके अलावा और बात करें तो अब देखिए कुछ विशेषता है किसकी?
संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं। विशेषताएं, सबसे पहले विशेषता सहभोजिता। कौन सी माय डियर? सहभोजिता। इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार का जितना भी आदमी छे वो एक जगह बैठ एक जगह खाना का होला। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें प्रेम ज्यादा और बढ़ता है, ठीक है ना। यानी सब व्यक्ति, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक संयुक्त परिवार के व्यक्ति के लिए अलग से भोजन बनवाया जा रहा हो, नहीं भाई, सबके लिए समान भोजन है। जैसा सब व्यक्ति खाना खा रहे हैं वैसा ही सब खाएंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए स्पेशल भोजन बन रहा हो, ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी सहभोजिता, यानी सबको समान भोजन साथ में बैठ के और समान प्रकार से भोजन करवाया जाता है। इसके अलावा सहनिवास, सभी व्यक्तियों का जो निवास होता है ना वो आपके पर्टिकुलर एक ही मकान में होता है, सहनिवास होता है। अब बात करें पहले दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि सहनिवास के अंदर एक विशेष जो व्यक्ति है उसने तो अपने कमरे में गर्मियों के दिनों में तो आपकी एसी लगवा ली और सर्दियों में हीटर लगवा ले, ऐसा कथा ही नहीं है। सब व्यक्तियों के लिए व्यवस्था ही समान होगी। अगर सबके पंखे लगे हो तो सबके पंखे लगेंगे, है ना। यानी सब आपके निवास कहां पे करेंगे, यानी सहनिवास, सबका निवास स्थान समान होगा, कोई विशेष ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। संपत्ति में सहभागिता, अगली विशेषता कौन सी? संपत्ति में सहभागिता। संपत्ति में कौन सी? सहभागिता। अब जो भी आपकी संपत्ति होगी उसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा। बात करें कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें भले एक व्यक्ति भी कमा रहा ना तो उस पूंजी पे भी सबका अधिकार होता है, ठीक है। यानी संपत्ति में सहभागिता बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, क्योंकि प्रत्येक अपने जो परिवार के कुछ ऐसे अपने सदस्य होते हैं जो कुछ ना कुछ आर्थिक कार्य करते हैं जिसके माध्यम से पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था या पूरे परिवार को व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति आपके बाहर के काम करते हैं, आय के इनकम के सोर्स होते हैं घर में, ताकि पूरा परिवार चल सके। तो संपत्ति में सबकी क्या होती है? सहभागिता होती है। पुश्तैनी गहनता, अगली विशेषता कौन सी? पुश्तैनी गहनता। पूछ ले आपको कि बताइए कि निम्न में से पुश्तैनी गहनता किस परिवार की विशेषता है? तो ये आपके किस परिवार की होगी? संयुक्त परिवार के। अब यहां से प्रश्न कैसा आएगा आपके? प्रश्न आपका सीधा से इस प्रकार क्या आएगा कि निम्न में से बताइए एकल परिवार की विशेषता है, निम्न में से संयुक्त परिवार की विशेषता है, या ये परिभाषा परिवार की किसने दी या वो परिभाषा परिवार की किसने दी, है ना। बाकी और विशेष बातें अपन कर ही रहे। तो कौन सा? पुश्तैनी गहनता। अपन ने बात की कि कम से कम संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, कम से कम। तो पुश्तैनी गहनता है, दादा और पोता के बीच में इतने मधुर संबंध होते हैं कि जैसे ही दादाजी के पोते का जन्म होता है और दादाजी पुत्र को भूल जाते हैं, पुत्र का जो प्रेम था वो स्थानांतरण हो गया कहां पे? यानी पोते या पोती में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुश्तैनी गहनता होती है, यानी दादा दादी का जो या दादा का आपके जो पोते के साथ इतना गहन संबंध होता है ना, जिसके आप पूछो मत तो अच्छे मित्र होते हैं दादा और पोता, मतलब पुश्तैनी गहनता होती है। क्या होती है? पुश्तैनी गहनता। और सही तरीके से बताऊं प्यारे दोस्तों, जो बाल विकास वास्तविक रूप में होता है ना वो आपके संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे तरीके, शानदार तरीके से। अभी और देखते हैं इसके और क्या क्या विशेष बातें हैं। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। कौन से रूप से? भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। क्या होता है? भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। बिल्कुल एकदम क्लियर बात है, यानी सभी व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यानी बात करें पहले दोस्तों कि जैसे कोई एक व्यक्ति दुखी है तो सभी व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, और एक व्यक्ति अत्यधिक खुश है तो सारे परिवार के व्यक्ति खुश हो जाते हैं भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि भावनात्मक रूप से सभी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को विशेष मुसीबत आ गई, तो कोई बीमार हो गया तो उसको 1 महीने तक घर पे सुला देंगे तो आराम से आराम कर, पूरा काम हम संभाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगी? संयुक्त परिवार वास्तव में आपके भावनात्मक रूप से सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। और जब संयुक्त परिवार में भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं होता है फिर संयुक्त परिवार का साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाता दोस्तों, ध्यान रखना। तो संयुक्त परिवार में भावनात्मक रूप से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और अगली विशेषता कौन सी है कि सामूहिक पक्ष पे आपके क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। किस पे? सामूहिक पक्ष पे बल दिया जाता है। अगली विशेषता कौन से पक्ष में? सामूहिक पक्ष पर बल दिया जाता है। सामूहिक पक्ष पर बल दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति पूरे परिवार में अपनी बात नहीं चला सकता,
सबको महत्व देना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी, सबको बराबर काम का बंटवारा करना पड़ेगा। इस प्रकार से एक पूरा परिवार चलता है, प्रत्येक व्यक्ति में काम का विभाजन करना पड़ेगा। यानी बात करें दोस्तों, ये विशेषता कौन सी हो गई? सामूहिक पक्ष पर बल। कौन से पक्ष पर? सामूहिक पक्ष पर बल। अगली विशेषता देखो प्यारे दोस्तों कि भावनात्मक रूप से जुड़ा हो गया। अब एक प्रश्न आता है कि बताओ किस परिवार में वृद्ध जन और निःशक्तों की सेवा बहुत बढ़िया वाली होती है? क्या एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में? तो मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? संयुक्त परिवार। क्योंकि संयुक्त परिवार में जो बिल्कुल पोते पोती होते हैं ना, उनको तो यही बोला जाता है कि तू स्कूल में पढ़ने जा और फ्री होने के बाद बस किनकी सेवा कर? दादा दादी की सेवा कर, बाकी तेरा कोई काम नहीं है। अगर इनकी सेवा में कमी आई तो तेरे घोड़े तोड़ दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो परिवार में यदि वृद्ध जन है तो उनका संयुक्त परिवार में अच्छे से पालन पोषण होता है। इस बात का ध्यान रखना बस आपका, है ना। यानी बात करें कि बीमार, अगली विशेषता कौन सी? बीमार व वृद्ध जनों व निःशक्तों की अच्छी सेवा, निःशक्तों की अच्छी सेवा संयुक्त परिवार में होती है। किस परिवार में? संयुक्त परिवार में होती है। संयुक्त परिवार में होती है। दैट्स क्लियर? ओके भाई, है ना। तो ये प्रमुख विशेषता है आपकी किसकी चल रही है? यानी संयुक्त परिवार की चल रही है। अब इसके अलावा और बात करें कि संयुक्त परिवार में ये तो हो गए अपने भैया, यानी अच्छी वाले की सब व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। क्या इसके फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है? अब इसकी कुछ दिक्कतें भी है, संयुक्त परिवार में। सबसे पहले मोटी दिक्कत कौन सी है कि आर्थिक समस्या। क्या समस्या रहती? आर्थिक समस्या। बिल्कुल सही बात है। परिवार के सदस्यों में क्या रहती है प्यारे दोस्तों? आर्थिक समस्या रहती है। अब मैं बात करूं कि जैसे पूरे परिवार में पैसे कमाने वाले दो ही व्यक्ति है और परिवार के सदस्यों की संख्या है 25, तो दो व्यक्ति पैसे कमा रहे और उन पैसों को खाने वाले कितने? 23 एक्स्ट्रा। तो मेरे को बताइए कि वो पैसे कहां तक चलेंगे आपके, कहां तक आप गुजारा कर पाओगे? इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त परिवार में आर्थिक कठिनाई आती है। अगली विशेष बात और नुकसान कौन सा? बच्चों का लालन पालन उचित तरीके से नहीं हो पाता है। अगला और कौन सा आपके नुकसान? यानी बच्चों का लालन पालन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। यानी बात करें कि जैसे संयुक्त परिवार है, कम से कम संयुक्त परिवार में आपके 5 से 7-8 बच्चे या 7-8-10 बच्चे तो रहते हैं। अब इतने बच्चों के अंदर पर्टिकुलर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, जबकि वही अगर एकल परिवार हो तो माता पिता अपने बच्चों को बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। बल्कि वहां पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भेजो तो सभी बच्चों को भेजो, नहीं भेजो तो किसी को मत भेजो, सबको सरकारी स्कूल में या आपके कहीं पे जो भी सुविधाएं हैं सबको बराबर उपलब्ध करवाओ। यानी जो भी अगर उनको खाने पीने से लेकिन सब आपके क्या करेंगे, यानी सबको बराबर रखना पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का लालन पालन अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे किसमें? संयुक्त परिवार में। और अगली विशेषता ये बताएगी गुरुजी और क्या आपके इसमें दिक्कत आ सकती है? आर्थिक कारण हो गए, शैक्षिक कारण। कौन से? शैक्षिक कारण। और देखो भाई, है ना, संयुक्त परिवार में कौन सा जो आपके दिक्कत आती है? शैक्षिक कारण कि सभी व्यक्तियों को शिक्षित नहीं करवाई जा सकता। जैसे पढ़ने वाले 15 बच्चे पढ़ने के लायक है तो उनको सबको अच्छे से आपके अच्छे उन पे इन्वेस्ट करके और अच्छे से उनको नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक कठिनाई परिवार में चलती रहती है। तो आपके और कौन सा कारण हो गया? शैक्षिक कारण। कौन सा? शैक्षिक कारण हो गया। और बात कर लो कि ये तो हो गई भैया आपके कौन कौन सी यानी परिवार आपके ऊपर पैसे खर्च करेगा, ये सारी आपके समस्याएं कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी विशेषताएं। अब जैसे मैं बात करूं कि आपकी कानूनी व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती है, तो पहले दोस्तों अब देखिए विशेष बात आपके किसकी? संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार में देखिए कुछ आपके कानूनी व्यवस्थाएं होती है। क्या होती है? कानूनी व्यवस्थाएं। अब आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी किस प्रकार से कानूनी व्यवस्थाएं लागू होती है। अब ये जो कानूनी व्यवस्थाएं है ये कर्मचारियों के लाभ के लिए। किसके लिए? कर्मचारियों के लाभ के लिए। कर्मचारियों के लाभ के लिए।
लाभ के लिए। अब देखिए किस प्रकार इनमें क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला प्रावधान पहले दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पारित किया गया कानून जिसका नाम है भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, कौन सा? सबसे पहला भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम। बोलो मेरे साथ एक बार, देखें बिल्कुल ये नियम आपको याद होना चाहिए। कौन सा? भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम। बोलो मेरे साथ एक बार, भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 का। कब का है? 1923 का। क्या याद हो जाएगा क्या? यानी कानूनी व्यवस्था में पहला कौन सा आपके? भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923। अगली विशेष बात, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अधिनियम 1948। दैट्स क्लियर। क्या सबके समझ आ रही पूरी बातें? यानी दूसरा नियम आपके कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला आता है 1930 का। कौन सा? 1930 का। और इस अधिनियम का नाम है हिंदू विद्याधन अधिनियम। कौन सा? हिंदू विद्याधन अधिनियम। हिंदू विद्याधन अधिनियम। इसके अंदर क्या होता है माय डियर, कि जैसे कोई बालक, कोई बच्चा या बच्ची है, कोई लड़का या लड़की है, उसकी जो शिक्षा के ऊपर जितना पैसा लगा वो पैसा लगाया संयुक्त परिवार ने। और जैसे संयुक्त परिवार ने पैसा लगाया, लगाने के बाद में वो बालक या बालिका नौकर लग गए। क्या लग गए? नौकर लग गए, गवर्नमेंट जॉब में लग गए। अब उनकी जो सैलरी आएगी उस सैलरी पे आपके संयुक्त परिवार का कोई अधिकार नहीं है। वो जो सैलरी आ रही है उस सैलरी पे पर्टिकुलर अधिकार किसका है? जो व्यक्ति नौकर लगा है। इस बात का ध्यान रखना। उस पर आप प्रेशर नहीं बना सकते हो कि आपने उसकी नौकरी के लिए पैसा लगाया है तो आपको वापस पैसा दे, नहीं, कहीं पे ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके लिए आपके प्रावधान बनाया गया है हिंदू विद्याधन अधिनियम। कौन सा? अगर कोई भी हिंदू, इसमें क्या प्रावधान है? कोई भी हिंदू विद्या से धन कमाता है, विद्या से धन कमाता है तो उस धन पर पूर्ण अधिकार व्यक्ति विशेष का होगा। किसका होगा? व्यक्ति विशेष का। ध्यान रखने वाली बातें हैं भैया, ना, व्यक्ति विशेष का होगा। फिर परिवार के लोग फिर बाद में बोलेंगे, भाई इस बात को ध्यान से सुन लेना सभी, जो भी परिवार के व्यक्ति है, भाई बच्चे पे पैसे तो लगा दिया, बच्चा देख नहीं दे, फिर आप उस पर पावर नहीं बना सकते हो कि नहीं सैलरी आ गई पैसे दे, ये वाला सीन, ठीक है। चाहे इसकी शिक्षा पे खर्च किसने किया हो, चाहे शिक्षा पर खर्च संयुक्त परिवार ने किया हो। किसने किया हो? संयुक्त परिवार ने किया हो। दैट्स क्लियर, परिवार ने किया हो, है ना। इसका पर्टिकुलर अधिकार है कि ये अपने जो पैसे हैं वो दे या नहीं दे। ये हो गई। अगली विशेष बात देखो कानूनी तौर पे 1929 का एक अधिनियम आता है। कौन सा? अगला 1929। और विशेष बात कौन सी आपके, यानी बाल विवाह निरोध अधिनियम। कौन सा? बाल विवाह निरोध अधिनियम। इसके तहत क्या है, बाल विवाह को रोकने के लिए, पहले दोस्तों बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। दैट्स क्लियर। यानी बात करें कि 1923 में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निरोध आपके क्या किया गया? एक्ट पारित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बाल विवाह पर नियंत्रण करना व स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना, व स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। किसको? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। स्त्री शिक्षा को क्या देना? बढ़ावा देना। क्लियर है सबके? अब ये तो बात हो गई अपने किसकी? बाल विवाह निरोध अधिनियम। अब आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद आपके एक मुद्दा सामने आया। आजादी के बाद, किसके बाद?
आजादी के बाद मुद्दा सामने आया और मुद्दा इस प्रकार का था कि जो पिताजी की संपत्ति है, किसकी संपत्ति है, जो पिताजी की संपत्ति है, इस संपत्ति पे पुत्र और जो इसकी पुत्रियां हैं, पुत्र और पुत्रियां, इन सब का क्या रहेगा, समान अधिकार रहेगा। क्या रहेगा, समान अधिकार रहेगा। समझ गया ना, मतलब जो आपके पिताजी या आपके दादाजी की जो पुश्तैनी जमीन है उस पे अब ऐसा प्रावधान है स्वतंत्रता के बाद में कि आपके जो सिस्टर्स है या आपकी जो बुआजीज वगैरह है उनका भी आपकी जमीन पे क्या रहेगा, समान अधिकार। यानी पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार किस पे रहेगा, जमीन के ऊपर। ऐसा आपके स्वतंत्रता के बाद में, आजादी के बाद में प्रावधान कर दिया गया है। ओके, तो लड़कियों को भी अब अधिकार है किस पे, पिताजी की संपत्ति पे। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी ही बातें क्लियर हो गई। और वापस देख लीजिए एक बार, कानूनी व्यवस्था कर्मचारियों के लिए लाभ, भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 1930 में हिंदू विद्यादान अधिनियम, कोई भी हिंदू यदि विद्या से धन कमाता तो पर्टिकुलर उस पर अधिकार स्वयं का होगा। ओके चलो, 1923 में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निरोध अधिनियम और बाल विवाह को रोकना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य। आजादी के बाद पिताजी की संपत्ति पे पुत्र और पुत्री का समान अधिकार रहेगा, किस पे, संपत्ति पे। चलिए अब चलते हैं अगले विशेष कुछ बातें जो करते हैं आपके किसके बारे में, परिवार के बारे में। लीजिए दोस्तों अगली विशेष बातें। तो पहले दोस्तों अगले और परिवार के प्रकार आते हैं और कौन कौन से आते हैं ध्यान से देखिएगा, बने रहिए बिल्कुल, आप सटीक तरीके से बिल्कुल पूरी क्लासेस देखिए दोस्तों, है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके लगभग आपके जो 30% आएंगे उनमें से 28% आपके इन क्लासों में से देखने को मैं आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए दोस्तों। तो लीजिए अगली विशेष बातें, अधिकार के आधार पे परिवार। अधिकार के आधार पर परिवार, समझ गए, किसके आधार पे, अधिकार के आधार पे परिवार। तो पहले दोस्तों दो प्रकार का, कितने प्रकार, दो प्रकार। एक तो कौन सा, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार, और एक कौन सा, मातृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। अब इनमें क्या सीन रहता है, तो इनका एक ही सीन रहता है, कौन सा, कि पितृसत्तात्मक है तो पिताजी से जो संपत्ति है वो पुत्र को मिलेगी, पुत्र से उसके पोते को, पोते से पड़पोते, लड़पोते, सड़पोते, ऐसे चलते रहेंगे। इसी प्रकार यदि मातृसत्तात्मक है तो पुत्री, पुत्री से फिर उसकी पुत्री को, फिर उसकी पुत्री को, फिर उसकी पुत्री को, तो ये आपके मातृसत्तात्मक। तो अधिकार के आधार पर परिवार, टू टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी फादर्स और मदर्स वाले हो गए। अच्छा अगली बात करो, निवास स्थान के आधार पर परिवार। देखो अगला कौन सा, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर परिवार। निवास स्थान के आधार पर सबसे पहला देखिए, जो अपना निवास स्थान होता है जहां पे अपन निवास करते हैं उसके आधार पर फैमिली में सबसे पहला कौन सा, पितृ स्थानीय परिवार। पहला कौन सा, पितृ स्थानीय परिवार, यानी फादर्स से रिलेटेड जो आपका फैमिली परिवार होता है वो कौन सा, पितृ, यानी जहां पे पिताजी है वहीं पे पूरी फैमिली रहेगी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी। और दूसरा कौन सा, आपके मातृ स्थानीय परिवार, अपने जो अधिकतर है पितृ स्थानीय परिवार अपनी तरफ है ना, और कौन सा, मातृ स्थानीय परिवार। दूसरा कौन सा, मातृस्थान। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहां पे माता रहेगी वहीं पे पूरी फैमिली रहेगी, पिता से कोई लेना देना इनका इतना विशेष नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो मातृस्थानीय परिवार है दोस्तों, इसमें भारत के अंदर जो नायरो, जो मलाबार तट है, देखो भारत के अंदर मातृस्थानीय में देख रहे हैं, जो आपका भारत में नायर जाति के लोग, किसके, नायरों में ये परंपरा प्रचलित है। और ये कहां पे पाए जाते हैं, मालाबार तट पे। किस तट पर, मालाबार तट पर ये भारत के अंदर पाई जाते हैं आपके नायर। और इनमें कौन सी आपके पारिवारिक व्यवस्था है, मातृस्थानीय परिवार। कौन से, मातृस्थानीय परिवार, बिल्कुल राइट बात है। इसके अलावा और बात कर लो, कुछ आपके गारो कासी नाम सुना होगा आपने, किसके अंदर, मेघालय के अंदर। यानी मेघालय में, भारत के अंदर एक राज्य आपका कौन सा, मेघालय। तो मेघालय के अंदर आपके जनजातियां पाई जाती कौन सी, गारो कासी, गारो कासी जनजातियां।
गारो खासी जनजातियां, इनमें भी आपके कौन सी परंपरा पाई जाती है? तो इनमें आपकी परंपरा कौन सी? आपके मातृ स्थानीय परिवार। कौन से परिवार? मातृ स्थानीय परिवार। क्या इतना याद रख लोगे? ऐसे कैसे प्रश्न बन रखे हैं। अगला और प्रकार देख लिए, अगला कौन सा? नव स्थानीय परिवार। नव स्थानीय परिवार, ठीक है, यानी निवास स्थान के आधार पे जो आपका तीसरा काइंड ऑफ फैमिली ऑफ आप लिविंग स्टेटस के आधार पे, तो थर्ड पोजीशन पे अपना कौन सा? नव स्थानीय परिवार। कौन सा? नव स्थानीय परिवार, यानी शादी ब्याह के बाद में बिल्कुल नए स्थान पे व्यक्ति जाके रहने लग जाए तो वो कौन सा? नव स्थानीय परिवार। चौथा आएगा आपका कौन सा? मातृ पितृ स्थानीय परिवार। चौथा प्रकार कौन सा? मातृ पितृ स्थानीय परिवार। इसमें क्या होगा? कुछ समय आपके माता के घर में रह सकते हैं, कुछ समय पिता के घर में रह सकते हैं, तो इस तरीके से अदला बदली चलती आपके रहती है। अगला कौन सा? मातुल स्थानीय परिवार। निवास स्थान के आधार पे कौन सा? मातुल स्थानीय परिवार। स्थानीय परिवार, इसके अंदर क्या होता है माय डियर? तो इसमें होता है कि मातुल यानी मामा। कौन से? मामा, यानी शादी ब्याह के बाद में यदि जो न्यू कपल है वो कहां पे जाके रहने लग जाएंगे? मामा, यानी अपनी मम्मी के भाई के घर में, तो वो आपका परिवार कौन सा कहलाएगा? मातुल स्थानीय परिवार। कौन सा? मातुल स्थानीय परिवार। और इसमें आपको एक जनजाति, एक व्यक्ति को, विशेष वर्ग समूह को ध्यान में रखना, वो कौन सा? यानी ट्रोबियांडा। कौन सा? ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में यह परंपरा है। कौन सा? ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में ये परंपरा है भैया। कौन सी? जो ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में है वो कौन सी है? मातुल स्थानीय परिवार, यानी मामा जी के घर पे रहेंगे। कहां पे रहेंगे? मामा जी के घर पे रहेंगे। ये हो गया आपका निवास स्थान के आधार। एक और देख लीजिए, द्विस्थानीय परिवार। कौन सा? अगला परिवार है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानीय परिवार की विशेष बातें हैं। द्विस्थानीय परिवार के अंदर क्या होता है कि जो पति होता है ना, पति क्या होता है? पति, ये रात्रि के समय, रात्रि में पति पत्नी के घर, और दिन में पति अपने घर, अपने पिता के घर। किधर? पिता के घर। बिल्कुल रात में कहां पे जाएगा? पत्नी के घर, और दिन में कहां पे रहेगा? अपने पिताजी के घर पे। और ऐसा जो अपने भारत के अंदर पाई जाता है वो कहां पे? लक्षद्वीप और केरल में। ये परंपरा अपने कहां पे? लक्षद्वीप और आपके कहां पे? केरल, जो राज्य का नाम सुना होगा आपने। इसके अंदर आपके पाई जाती है कौन सी? यानी ये वाली, यानी रात में तो पत्नी के घर पे और दिन में अपने पिताजी के घर पे। जो आपकी यहाँ की जो लक्षद्वीप केरल की इधर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? अशांति जनजाति। इनके अंदर ये परंपरा देखने को मिलती है। कौन सी? आपके यानी द्विस्थानीय परिवार। कौन से? द्विस्थानीय परिवार। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल अपन ने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपके इन बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो एक बार बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्या आगे कंटिन्यू इस तरीके से आपके संपूर्ण सिलेबस पे आधारित क्या आपकी क्लासेस लानी चाहिए प्रत्येक टॉपिक वाइज? तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।